हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम 20 अगस्त की जो महत्वपूर्ण हमारी खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से इस सेशन में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरें कौन-कौन सी हैं। आज हमारी 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ होंगी, उसमें पहली खबर है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, उसके बारे में है। दूसरी खबर होगी हमारी आदि कर्मयोगी अभियान, जो सरकार ने लॉन्च किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरी खबर है हमारी भारत में उद्योगों का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में इसके कारण क्या है। और एक भारत चीन के बीच में हाल ही में एक वार्ता हुई है विदेश मंत्री के स्तर पर, तो उसके परिणाम क्या है और उसमें वार्ता में क्या-क्या आउटकम्स आए हैं, वो हम लोग देखेंगे। साथ-साथ में हम लोग बात करेंगे कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की भी, जैसे कि संसदीय सलाहकार समिति के बारे में बात करेंगे, अपर न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जजेस के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय गुणवत्ता परिषद, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ताड़ का वृक्ष जो है उसके बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उसके बारे में बात करेंगे। और एक साथ-साथ में हमारे सुर्खियों में स्थल है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है कनाडा और उसकी राजधानी है ओटावा। तो बात शुरू करते हैं हम हमारी पहली मुख्य खबर के साथ। देखिए, पहली मुख्य खबर है हमारी भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025 के बारे में। देखिए, ये खबर क्या है, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे जयदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दी। अब भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि वो जो पद है, उसके लिए ऐसा लिखा हुआ कि यथाशीघ्र रूप से भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव अब किया जाएगा। तो हाल ही में यह जो इंडिया ब्लॉक है और जो एनडीए है, तो उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। तो इस न्यूज़ में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है, उनके क्वालिफ़िकेशन क्या होती है उस पद पे जाने के लिए, साथ-साथ में संविधान में कौन-कौन से प्रावधान दिए हुए हैं। तो पहली बात तो हमारी खबर इसमें से यही निकल के आती है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। ये बात ध्यान रखने की है थोड़ी-सी, है ना? और ये हमारा प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए वास्तव में पात्रता क्या है। कोई जो कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति के लिए अगर फॉर्म उसको भरना है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो क्या पात्रता है। तो देखिए, वो जो अनुच्छेद 66 है, इसमें ये बात की गई है कि क्या पात्रता है। तो 66 के तहत ये बोला गया है कि वो एक तो हो भारत का नागरिक हो, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और 35 वर्ष की जो आयु है उस व्यक्ति ने पूर्ण कर ली हो। साथ-साथ में ये बात की गई है कि जो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो भी उसके पास होनी चाहिए। तब वो जो कैंडिडेट है, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्रता रखता है। साथ-साथ में ये भी बात की गई है कि उसको भारत सरकार हो गया, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या लोकल बॉडीज हो गई, या फिर अन्य कोई भी अथॉरिटी हो गई, कोई भी प्राधिकरण हो गया, उसके अंतर्गत उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो 4 शर्तें इसमें दी गई है। एक तो भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो, राज्यसभा के लिए जो जितनी भी अर्हताएँ वो पूरी करता हो, साथ-साथ में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब एक कंपैरिजन आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या पात्रता है। तो देखिए, सब कुछ सेम है भारत के राष्ट्रपति के लिए, यहाँ थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए ये बोला गया कि भारत के जो राष्ट्रपति है, उनमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जा सके। बाकी वो भी भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग यही बात करी कि पात्रता क्या है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या-क्या संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला संवैधानिक प्रावधान की हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 66(2) जो उसका सेशन है। तो उसमें ये बोला गया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, ना तो संसद के किसी सदन का और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। मतलब भारत का जो उपराष्ट्रपति है, उसके लिए प्रावधान किया गया है संवैधानिक रूप से कि वो संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका मेंबर नहीं होगा। साथ-साथ में राज्य विधानमंडल, अगर वहाँ पे राज्य विधानसभा है उसका भी, साथ-साथ में अगर राज्य विधान परिषद है उसका भी, किसी का भी मेंबर वो नहीं होना चाहिए। ये बात की गई है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब कार्यकाल और रिक्ति की बात की जाए तो क्या है? देखिए, जो आर्टिकल 67 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये बात की गई है
कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सामान्य स्थिति में 5 वर्ष का कार्यकाल है। अगर उनको हटाया नहीं जाता है या फिर वो इस्तीफा नहीं देते, जैसे कि वर्तमान के जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्हें इस्तीफा दे दिया तो 5 साल से पहले ही उनका पद रिक्त हो गया। सामान्य स्थिति में 5 साल का पद होता है। पर एक साथ साथ में अनुच्छेद 68(2) जो है उसमें ये भी बात बोली गई है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई है। यथाशीघ्र बोला गया है, मतलब जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए। अगर 2 साल भी चुनाव नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाध्यता है ऐसी कुछ है, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, परंतु जल्दी से जल्दी चुनाव किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संवैधानिक अगर स्तर की बात करें तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा उनका पद आता है उपराष्ट्रपति का। और अगर बात की जाए राज्यसभा के सभापति की, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो इन दोनों वजह से जरूरी है कि जो राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो बहुत लंबे समय तक खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए वर्तमान में चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने अधिसूचना जारी कर दी है। आगे देखते हैं। देखिए अब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। अगर सिंपल शब्दों में इसको बात किया जाए कि प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले नामांकन कैसे दाखिल किया जाएगा। नामांकन के लिए ये होगा कि 20 प्रस्तावक होने चाहिए जो प्रस्ताव कर रहे हैं, 20 अनुमोदक यानी कि समर्थन होना चाहिए 20 सदस्यों का। अब वो 20 सदस्य कौन होंगे? देखिए राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए जो इलेक्टोरल होता है यानी कि निर्वाचन मंडल जो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर आएंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। मनोनीत आपको पता है कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो अब जब निर्वाचन मंडल ये हो गया तो इन सदस्यों में से लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनमें से 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक यानी कि समर्थक होने चाहिए। साथ साथ में जो उम्मीदवार है उनको 15,000 रुपए की जो राशि है, जमानत राशि, वो जमा करनी पड़ेगी। साथ साथ में ये बोला गया कि उनका जो नामांकन पत्र होगा निर्वाचन सूची में की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना, मतलब उनका एक नाम होना चाहिए निर्वाचन सूची में, है ना। ये बात की गई। हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है उपराष्ट्रपति के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, ठीक है। अब अगला क्या है, आर्टिकल जो 66 में बात की गई है वो ये बोला गया कि भारत के जो उपराष्ट्रपति उनका चुनाव जो होता है उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत जो होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, उस पद्धति के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी विधि से किया जाता है। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है मतलब जो संसद के जो सदस्य हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो मतदान जब कर रहे हैं उनको ये बाध्यता नहीं है कि वो दिखाए कि मैंने किसको मतदान किया, किसको मतदान नहीं किया। तो गुप्त मतदान होता है। साथ साथ में ये होता है कि प्रत्येक जो सदस्य रहता है राज्यसभा का और लोकसभा का, टोटल जो संख्या है उनकी, उनका मत एक होता है। और जितने भी वेद मत डाले जाते हैं, वेद मत जितने भी डाले जाते हैं, जो भी कैंडिडेट 50% से ऊपर मतों को प्राप्त कर लेता है वो जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति फिर बच जाता है। अब इसमें एक बात और ये बोली गई है कि यहाँ पे विहिप जो है वो नहीं हो सकता। विहिप क्या होता है? देखिए आम मामलों में तो ऐसा होता है कि जैसे सरकार को कोई महत्वपूर्ण बिल पारित करवाना है या फिर विपक्ष हो गया, उनके महत्वपूर्ण किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उनको भी वोटिंग करनी है, तो राजनीतिक दल का जो नेता होता है वो एक विहिप जारी कर देता है कि सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है और हमारे पक्ष या विपक्ष में आप लोग वोटिंग करेंगे। अगर विहिप का पालन नहीं किया जाता है तो दल बल विरोधी जो कानून है, दल बदल विरोधी जो कानून है, उसके तहत फिर वो सदस्य जो है उसको निष्कासित किया जा सकता है। परंतु भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें ऐसी बाध्यता नहीं है। मतलब ये है कि जो सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो गुप्त मतदान के माध्यम से किसी को भी मतदान कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया ब्लॉक ने
एनडीए ने जैसे कि किसी कैंडिडेट को घोषित किया कि ये हमारी ओर से उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एनडीए के सारे सांसद हैं, वो उसी को वोटिंग करें। वो किसी और को भी वोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस वोटिंग का हमेशा वो बना रहता है कि संशय बना रहता है कि क्या पता क्रॉस वोटिंग हो जाए। क्योंकि एक तो गुप्त मतदान हो रहा है, साथ-साथ में विहिप यहाँ पे दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये 2 बातें भी हमें थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। दल-बदल विरोधी कानून के अगर बारे में बात करें, तो देखिए 1985 में इसको पहली बार लाया गया था। संविधान का 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, उसके तहत इसको लाया गया था और उस टाइम पे भारत में बहुत ज़्यादा दल-बदल हुआ करते थे। आया राम, गया राम की एक तरह से सरकार बन रही थी। तो ये हुआ कि जो राजनीतिक स्थिरता हो भारत में, इसके लिए दल-बदल विरोधी कानून लाया गया। और कब लाया गया पहली बार? 1985 में। और किसके माध्यम से? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। और इसके माध्यम से 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची भी भारत के संविधान में जोड़ी गई। ठीक है? भारत के मूल संविधान में कम अनुसूचियां थी, उसके बाद 10वीं जोड़ी गई, फिर 11वीं, 12वीं, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में। और जो मूल संविधान था उसमें भारत के 8 अनुसूचियां थी। 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। तो ये दल बदल विरोधी जो कानून है, इससे संबंधित है 10वीं अनुसूची। अब हमने ये सारी डिस्कशन हमारा कर लिया है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो जरूरी है कि आने वाली जो एग्जाम होगी उसमें एक प्रोबेबल क्वेश्चन होगा ये उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आप थोड़ा सा देखिएगा इसको ना। एक 2022 में एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया था उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि आप राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा का संचालन करेंगे। और दूसरा उनका जो कार्य होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने जो कार्य है उनको अगर निभा नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति उस टाइम पे उनकी जगह कार्य करते हैं। तो 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसमें यही था, जो यूपीएससी मेंस में आया था, कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यों का विश्लेषण कीजिए राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। ठीक है? तो ये भी हमारा बात हो गया इसमें। और अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है हमारा आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में। देखिए, ये क्या है अभियान? हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ भारत में और वहां पर उस सम्मेलन का नाम था आदि अन्वेक्षण। आदि से मतलब टर्म है आदिवासी, है ना? तो आदिवासी के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसका नाम दिया गया आदि अन्वेक्षण। उसमें ये बात निकल के आई कि हम लोग जो स्वतंत्रता के बाद से या वर्तमान भारत में भी आदिवासियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, परंतु उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आदिवासियों को जो सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए या फिर जो उनकी प्रगति होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो ये वहां पे बात निकल के आई कि उन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास और उनकी प्रगति के लिए हम एक काम करते हैं, आदि कर्मयोगी अभियान शुरू करते हैं, जिसका नोडल मंत्रालय है आपका केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो पहली बात तो ध्यान रखने की ये होगी प्रीलिम्स के हिसाब से कि किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया। ठीक है? अब अगली देखते हैं क्या है वास्तव में इसमें। देखिए, इस योजना का उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो योजनाएं जितनी भी भारत सरकार की चल रही है वर्तमान में, उन योजनाओं का एक तो क्या करना है, प्रभावी क्रियान्वयन करना है। प्रभावी क्रियान्वयन करना है, साथ साथ में जो जनजाति है उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना है और उन्हें सशक्त बनाना है। और जो जनजातीय क्षेत्रों में जो शासन प्रणाली है उसको उत्तरदायी और जन केंद्रित बनाना है। इस जो आदि जो है ये अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है? अब ये कितनी जगह लागू है तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 555 जिलों और 1 लाख गांवों में ये लागू होगा और इसका मकसद ये है कि लगभग 20 लाख जो नेतृत्वकर्ता है उनका एक नेटवर्क तैयार किया जाए। नेतृत्वकर्ता मतलब जो आदिवासियों को उन योजनाओं के बारे में बता सके, उन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद कर सके। तो देखते हैं इस न्यूज में और क्या है हमारा। तो देखिए, अब इस अभियान के तहत आदि कर्मयोगी अभियान के तहत इसके क्या घटक होंगे।
तो संस्थागत तंत्र एक बनाया गया है कि जो योजनाएं हैं उनको कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। तो संस्थागत तंत्र में बात यह की गई है कि हम हर गांव में आदि सेवा केंद्र खोलेंगे, हर गांव में, ठीक है, हर जनजाति गांव जो भी होगा उसमें आदि सेवा केंद्र खोले जाएंगे। अब जो एक आदि सेवा केंद्र होंगे, यहाँ पे लगभग हर हफ्ते 1-2 घंटे क्या होगा, जितने भी अधिकारी हैं या आपके जो समुदाय के सदस्य हैं, जनजाति समुदाय के सदस्य हैं, जो भी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो होंगे वहाँ के, वो वहाँ इस आदि सेवा केंद्र में जाके बैठेंगे और जनजातियों की जो भी समस्याएं आ रही उनका समाधान करेंगे। साथ साथ में युवा जो होंगे जनजातियों के, उनको एक तरह से मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे कि आपको भविष्य में या फिर करियर में या फिर अपने समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला तो क्या किया जाएगा, आदि सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब गवर्नेंस लैब कार्यशालाएं स्थापित की जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्र से लेके राज्य स्तर तक ये जो है गवर्नेंस लैब कार्यशालाएं ये स्थापित की जाएगी और इनका मकसद भी यही है कि जो अलग अलग विभाग जो होते हैं सरकार के, वो जो भी जनजातीय कल्याण के लिए, विकास के लिए जो भी योजनाएं चला रहे हैं, उनका समस्या का समाधान करना है और जनजातियां जो है उनको प्रगति के रास्ते पर लेके जाना है। ठीक है, तो लैब गवर्नेंस लैब कार्यशालाओं का भी मकसद यही है कि जो जनजाति के विकास में जो भी समस्या आ रही है उनका समाधान करना है, अलग अलग मंत्रालयों के तहत जो भी योजनाएं चल रही है उनका। अगला क्या है, जनजातीय ग्राम कार्य योजना। अब संस्थागत तंत्र के तहत जनजाति ग्राम कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत ये बोला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे जनजाति, उनके साथ मिलकर जनजाति ग्राम विजन 2030 जो है उसकी योजनाएं बनाई जाएगी। मतलब 2030 तक जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास है, उनकी प्रगति किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके लिए योजना बनाई जाएगी। और ये जो योजना बनाई जाएगी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं जिनको 2030 तक प्राप्त करना है उनके अनुरूप होगी। साथ साथ में जो भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं उनके भी ये अनुरूप होगी। ठीक है, तो 3 चीजें संस्थागत तंत्र में की गई है, आदि सेवा केंद्र, गवर्नेंस लैब कार्यशालाएं और जनजाति ग्राम कार्य योजना। आगे देखते हैं अब क्या है। देखिए, अब जो ये योजना है उसमें स्वयं सेवी जो है, वॉलंटियर्स जो है, उनकी भागीदारी भी बढ़ाने की बात करी जा रही है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में अगर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना है तो वॉलंटियर्स की भी भागीदारी जरूरी है। तो अब वॉलंटियर्स के स्तर पर क्या किया जा रहा है, तो देखते हैं। आदि सहयोगी, आदि सहयोगी क्या होंगे, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए या फिर कोई भी अन्य प्रोफेशनल जो हो गए, वो लोग क्या करेंगे, जो स्थानीय समुदाय होगा, स्थानीय जनजाति समुदाय होगा, उनको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मतलब जो भी वहाँ के टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए या फिर अन्य प्रोफेशनल जो हो गए, तो वो आदि सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे और वहाँ के स्थानीय समुदाय को मार्गदर्शन देंगे, बताएंगे कि वो विकास जो कार्य है उनमें उनकी भागीदारी किस प्रकार से बढ़ाई जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, आदि साथी, दूसरी बात होगी वॉलंटियर के स्तर पर आदि साथी। तो क्या है, एसएचजी ग्रुप हो गए, स्वयं सहायता समूह हो गए, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जो सदस्य हो गए, या फिर जनजाति जो बुजुर्ग हो गए, जनजाति युवा हो गए, या स्थानीय जो नेता है वो जागरूकता प्रसार करने का प्रयास करेंगे जनजातियों के बीच में, ताकि जो योजनाएं हैं, देखिए जागरूकता कैसे प्रसार करेंगे, जनजातीय क्षेत्रों में हो सकता है कि लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको बिल्कुल पता ही नहीं हो कि सरकार ने हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी है। तो ये जो सारे आदि साथी होंगे, ये स्थानीय नेता, युवा, बुजुर्ग लोग जो हो गए या फिर एसएचजी के जो लोग हो गए, ये उन क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करेंगे ताकि जो योजना का जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से किया सके। और ये लोग जो आदि सहयोग करेंगे, जिसमें प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, शिक्षक, ये भी यही करेंगे कि स्थानीय समुदाय जो होगा ये उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये वॉलंटियर्स के स्तर पर ये काम किया जाएगा। अब इसमें क्षमता निर्माण की भी बात की गई है। इसमें यह बोला गया है कि जनजातीय क्षेत्र के युवा हो गए, महिलाएं हो गई, या फिर जो जनजातीय नेता हो गए, लोकल स्तर पे जो होते हैं नेता हो गए, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ताकि क्या हो कि वह शासन में जो गवर्नेंस है उसमें बेहतर भागीदारी कर सके, जनजातियों के सामने अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान कर सके। अगर जनजातीय क्षेत्रों में
कोई सामाजिक समस्या है उसका समाधान करना है तो सामाजिक लामबंदी कर सके। तो क्षमता निर्माण भी किया जाएगा और वो किस तरह से किया जाएगा, प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। अब भारत सरकार ने इस एक सेकंड थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए ये आपने एक टर्म देखी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए ये भारत सरकार के द्वारा लगभग 2013 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य ये था कि जो गरीब समुदाय है उनको समुदायों में इकट्ठा करना है, यानी कि उनके एसएचजी ग्रुप बनाने और उनकी जो सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं, मुख्यतः आर्थिक समस्या जो होगी उनका समाधान करना है। ठीक है। और ये जो मिशन है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत चल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2015 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया गया था। अब एक टर्म और ये आई है, स्वयं सहायता समूह। वास्तव में क्या होते हैं? देखिए स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, समान जिनकी स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति जिन लोगों की समान है, तो उन लोगों का 10-20 लोगों का एक ग्रुप होता है, वो लोग साथ में इकट्ठा होते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं एसएचजीज में। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि एसएचजी की कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है, या फिर अगर कोई ऐसी न्यूज़ आएगी कभी तो हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये मान लीजिए कि स्वयं सहायता समूह समान एक तरह से जिनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति है उन लोगों का एक छोटा ग्रुप होता है और वो लोग एक साथ इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि अपनी जो समस्या है उनका समाधान कर सके। ठीक है। तो ये दो और बात कर ली, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इस अभियान जो है इसका महत्व क्या होगा, सरकार ने इसको क्यों शुरू किया? सरकार का एक तो यही महत्व है कि जो जनजातीय जो भी योजनाएं चल रही है वो प्रभावी क्रियान्वयन हो सके उनका। साथ साथ में ये बोला गया है कि जनजातीय गौरव वर्ष जो चल रहा है भारत में वर्तमान में, कब से चल रहा है? ये 15 नवंबर 2014 से चल रहा है और चलेगा 15 नवंबर 2015 तक। 2014 नहीं, सॉरी 2024 से 2025 तक ये चलेगा। तो ये जो जनजातीय गौरव वर्ष वर्तमान में चल रहा है उसका ही एक तरह से ये आदि कर्मयोगी अभियान जो है उसका हिस्सा है। और ये बोला गया है कि जो भारत को विकसित बनाना है 2047 तक, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये आदि कर्मयोगी अभियान है वो भी सहायक होगा। साथ साथ में जो जनजातीय जो समुदाय है उनको सशक्त बनाएगा। हम लोगों ने बात करी कि प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको, उनके लिए योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और उनकी जो शासन है वहां पे जनजातीय क्षेत्रों में जो भी कार्य कर रहा है उसको एक तरह से उत्तरदायी बनाया जाएगा, जन केंद्रित बनाया जाएगा और जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। वो किस तरह से? देखिए जनजातीय जो लोग होते हैं, अगर आप वहां पे किसी बाहरी व्यक्ति को भेजते हैं तो वो उनसे बहुत कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो बात ये की जा रही है कि जो स्थानीय नेतृत्व जो होता है जनजातियों का, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए और उसको जागरूकता प्रसार के लिए लगाया जाए ताकि वो जनजातीय क्षेत्रों से जो लोग रहते हैं उनके साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब ये हो गया कि 2047 तक जो विकसित भारत का सपना है उसको लेके भी ये अभियान महत्वपूर्ण है और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए भी। अगला क्या है? भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, जैसे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन और स्केल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, ये जैसी जो प्रमुख योजना है जनजातियों के समग्र विकास के लिए, तो इन योजनाओं का एक तरह से क्रियान्वयन जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से। ठीक है। अब ये तो दोनों जो योजना है जनजातियों के समग्र विकास के लिए चला रखी है भारत सरकार के द्वारा। और कौन चलाएगा? जनजातियों के जो इतने भी योजनाएं होंगी वो मैक्सिमम चलाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है। एक जो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए। देखिए स्किल सेल एनीमिया जो है ये एक तरह से आनुवंशिक रोग होता है और मुख्यतः ये जनजातियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि जनजातियों में पाया जाता है, परंतु मुख्यतः जनजातियों में देखा जाता है। तो इसके उन्मूलन की बात चल रही है कि 247 2047 तक इसका उन्मूलन हम लोग करेंगे, ऐसी रणनीति भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनाई है। ठीक है। तो ये पूरी जो योजना थी, अभियान था जनजातीय कर्मयोगी अभियान,
या आदि कर्मयोगी, आदि मतलब आदिवासी है, ठीक है। तो आदि कर्मयोगी अभियान के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल से बात करी है, ठीक है। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज है वो है भारत में उद्योगों का असमान वितरण। तो देखिए क्या है, हाल ही में वित्त संबंधी एक स्थायी समिति है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है। उस समिति ने यह बोला है कि जो भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें जो उद्योग लगे हुए हैं उनका समान वितरण नहीं है। तो एक कमेटी आह्वान करती है कि भारत के सभी राज्यों में जो उद्योग है उनका वितरण समान रूप से किया जाए, ठीक है। हालांकि कमेटी ये चीज को एक्सेप्ट करती है, वो ये बोलती भी है कि जो उद्योग है वो स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य सूची का विषय है, परंतु केंद्र सरकार को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। केंद्र सरकार जो है वो राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए अपनी भी भूमिका सुनिश्चित करे। तो जो ये समिति बात बोल रही है, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई बात हुई थी? तो हाँ, ऐसी बात जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25 का, उसमें भी ये बात बोली गई थी कि राज्यों में औद्योगिक विकास के बीच मौजूद असमानता, मतलब उसमें भी ये बात बोली गई थी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें जो औद्योगिक विकास हो रहा है वो उनमें समानता नहीं है, असमानता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें तो कहाँ है ये, आपके छोटा नागपुर और वेस्ट बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में हो गया, यहाँ पे गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र पुणे वाला क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिण भारत का तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, दिल्ली गुड़गांव हो गया। तो देखिए बाकी तो जगह खाली एकदम एक तरह से देखी जाए। तो इस न्यूज में यही है, ये विश्लेषण किया गया है कि वो कौन से कारण है ऐसे जिनकी वजह से भारत में जो उद्योग का असमान वितरण हुआ है राज्यों के बीच में। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल है जहाँ पे उद्योगों का असमान वितरण हमें दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल इसमें बताया गया कि गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्य हैं, वहाँ पर औद्योगिकरण ठीक ठाक तरीके से हुआ। परंतु जब हम लोग बात करते हैं उत्तरी और पूर्वी राज्य जो है भारत के, वहाँ पे औद्योगिकरण का स्तर जो है वो काफ़ी कम है। कहाँ पे? उत्तरी और पूर्वी राज्य, ठीक है। अगला ये बात करता है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, विनिर्माण उद्योग, उसका भी वितरण जो है वो बहुत असमान है। बात इसमें करते हैं कि तमिलनाडु जो है उसमें सबसे ज्यादा कारखाने हैं, जबकि बिहार जो है आपका, वहां पे सबसे कम कारखाने या बहुत कम कारखाने हैं। तो ये बात बोली गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो रोजगार में अच्छा खासा योगदान देता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो हमने एक बात सुनी है कि बिहार के लोग पलायन करके अन्य स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ पे रोजगार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। और कृषि की स्थिति तो हम लोग जानते ही हैं कि भारत में क्या है। तो फिर वो अन्य क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पे रोजगार के साधन ढूंढते हैं, है ना। अब उत्तरदायी कारण क्या है कि भारत में जो उद्योगों का असमान वितरण हुआ, उसके उत्तरदायी कारण क्या है? तो देखिए पहला कारण तो यही है कि ऐतिहासिक कारक है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश सरकार का रूल था भारत में, तो क्षेत्रीय असंतुलन उस टाइम पे ही दिखने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने पहले भारत में पश्चिम बंगाल के आसपास का एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज अपनी लगाई। फिर जब औद्योगिकरण धीरे धीरे शुरू हो रहा था तो जो महाराष्ट्र या गुजरात के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पे औद्योगिकरण ज़्यादा किया गया। तो ऐतिहासिक कारणों की वजह से भी भारत में जो ये उद्योग का असंतुलन है राज्यों के बीच में, वो देखा जाता है। भौगोलिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के जो भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी दुर्गम है। जैसे कि हिमालयी राज्य हो गए या फिर उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हो गए, इनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है, अब भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, है ना, पर्वत है। अब उस भौगोलिक स्थिति में उद्योग लगाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आपको उद्योग लगाना है तो वहाँ पे अवसंरचनात्मक विकास करना पड़ेगा। अवसंरचनात्मक विकास करना पड़ेगा, तो अगर भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है तो उसकी लागत बहुत अधिक होगी। लागत अधिक होगी तो कोई उद्योग वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहेगा। तो भौगोलिक स्थिति के कारण भी भारत में उद्योगों का असमान वितरण हुआ है राज्यों के बीच में। अपर्याप्त अवसंरचना, अब हम लोग यही बात करें जैसे कि बिहार है, बिहार में तो बिहार तो ऐसा कोई हिमालयी राज्य भी नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्य भी नहीं है। तो बिहार में उद्योगों का विकास क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उद्योगों के लिए आवश्यक होता है, उसमें क्या, जैसे कि या तो भूमि, अब भूमि होगी तभी उद्योग लग पाएगा।
फिर वहाँ पे परिवहन के साधन हो गए, बिजली हो गई जो उद्योग के लिए आवश्यक होती है। अगर वो नहीं होगी तो कैसे वहाँ पे उद्योग लगे? उद्योग के लिए भूमि चाहिए होती है, परिवहन चाहिए होता है ताकि वो कच्चा माल मंगा सके, तैयार माल बेच सके, बिजली चाहिए होती है ताकि वो मशीनरी को अपनी रन कर सके। तो अगर ये जब चीज़ें नहीं होंगी किसी स्टेट में तो वहाँ पे उद्योग का विकास नहीं होगा। और ये एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, उत्तर पूर्वी राज्य और आपके बिहार में ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगला बात करें, नीतिगत और योजनागत संबंधी असमानताएं क्या है। तो योजनागत संबंधी अगर पहली बात की जाए तो देखिए हम लोगों ने भारत में 60 के दशक के आसपास हरित क्रांति शुरू की। अब हरित क्रांति का जो लाभ है वो एक तरह से देखा जाए पंजाब, हरियाणा, फिर पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों को लोगों को ज्यादा मिला। और हरित क्रांति ने ठीक है भारत को खाद्यान्न उत्पादन में तो एक तरह से आत्मनिर्भर बना दिया, परंतु कहीं ना कहीं भारत जो है, भारत में असमानता भी उसने क्रिएट करी है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लोगों को ज़्यादा लाभ हुआ उसका, क्योंकि वहाँ के किसान पहले से ही थोड़े से बड़े थे, उनके पास लैंड ज़्यादा थी। तो हरित क्रांति के तहत जो भी बीज दिया गया है और उर्वरक दिए गए या फिर सिंचाई अवसंरचना का विकास करने की जो बात आई, तो ये लोग आसानी से कर पाए। तो एक तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि योजनागत भी हम देख सकते हैं कि योजनागत असमानताएं लेके आ रही है। अब नीतिगत किस प्रकार से हो गया, जैसे कि कोई राज्य सरकार है, अगर वो उद्योग के विकास के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, जो इन्वेस्टर्स मीट होती है वो बुलाएंगे नहीं, या फिर कोई ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे जहाँ पे अगर कोई उद्योग आ रहा है तो उसके सारी जो जितनी भी उसको प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं वो एक जगह मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ राज्य सरकारें जो हैं वो एक्टिवली इस क्षेत्र में काम नहीं करती हैं, इसलिए भी उन क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। तो ये 4 प्रमुख कारण हमने देखे भारत में उद्योगों के असमान वितरण के। ठीक है, अब तो क्या करना चाहिए फिर हमें, जब अगर प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको हाईलाइट किया गया है, जो वित्त संबंधी स्थायी समिति है वो भी बात करी, तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या होना चाहिए। तो समाधान ये बोला गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये बात बोली गई कि अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ, डेवलपमेंट, अगर संधारणीय विकास करना है तो हमें संतुलित औद्योगिक नीतियां अपनानी पड़ेगी। मतलब नीतियां जो है एक तरह से संतुलित होनी चाहिए, उद्योगों के प्रति भी संतुलित औद्योगिक नीतियां अपनानी पड़ेंगी। जो कहीं ना कहीं रेगुलेशंस हैं राज्य सरकार के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर, उनमें थोड़ी लचीलापन लाना पड़ेगा, रेगुलेशन थोड़े ढीले करने पड़ेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी जो ढांचा है जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, परिवहन हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, जो उद्योग का आवश्यक होता है, तो उसके सुधार या फिर उसका विकास करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे ये सजेशन देके गया कि संतुलित औद्योगिक नीतियां हो हमारी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी, राज्य सरकार के स्तर पर भी, साथ साथ में जो विनियमन है, रेगुलेशन है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज शुरू नहीं हो पाती, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेने पड़ते हैं, है ना। तो उसकी वजह से विनियमन में ढील किया जाए और बुनियादी ढांचा उसका विकास किया जाए। अब अगला है कि जो केंद्र राज्य है उन दोनों के स्तर पर इसका प्रभावी सहयोग जो एक तरह से समन्वय केंद्र और राज्य के स्तर पर किया जाए। केंद्र सरकार को खुद ये करना चाहिए कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे उद्योग की स्थापना नहीं हो पाए, तो केंद्र सरकार वहां पे क्या करे, बुनियादी ढांचे का विकास करे, ठीक है, शिक्षा प्रदान करे, कौशल विकास करे, या फिर उन क्षेत्रों में जो भी उद्योग लगा रहे हैं उनको ऋण प्रदान करे, या फिर राज्य सरकार को ऋण प्रदान करे ताकि वो वहां पे अवसरणात्मक बुनियादी ढांचे का विकास कर सके। तो ये दो आगे की राह हम लोग एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक न्यूज हो रही है, भारत और चीन के बीच वार्ता के परिणाम। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा था कि 2020 में भारत और चीन के बीच में लद्दाख में जो एरिया है वहाँ पे पेट्रोलिंग को लेके या फिर चीनी एनक्रोचमेंट को लेके दोनों देशों के बीच में झड़प हो गई थी। गलवान घाटी में संघर्ष हो गया था और भारत के लगभग 20 सैनिक भी मारे गए थे उस टाइम पे। चाइना के भी सैनिक अच्छे खासे मारे गए थे, परंतु चाइना ने कभी एक आंकड़ा रियलिटी में बताया नहीं कि वास्तव में उनके सैनिक कितने मारे गए। तो उसके बाद से भारत और चीन के बीच में एक तरह से डिप्लोमेटिक स्तर पर बेहतर तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही थी, है ना। तो अब जो दोनों देश है, वर्तमान में जो भू राजनीतिक समस्याएं चल रही है या फिर जो वर्तमान में वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति देखते ही हैं आए दिन किसी के ऊपर भी टैरिफ लगा रहे हैं। तो भारत और चीन जो वर्तमान में जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, तो उनको लगता है कि अब हमारी जो द्विपक्षीय समस्याएं हैं या फिर जो द्विपक्षीय रूप से हम लोग संवाद किया करते थे 2020 से पहले, हमें वापस से उसको एक्टिव करना पड़ेगा वर्तमान की चीज़ों को देखते हुए। तो हुआ यही कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो भारत आए और उन्होंने एक तरह से भारत के जो विदेश मंत्री उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक करी।
और उस बैठक के कुछ एक तरह से कुछ परिणाम निकल के आए। उन्हीं परिणामों के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। तो देखिए, यात्रा जो रही चीनी विदेश मंत्री की भारत में, तो उसके परिणाम क्या रहे? तो सबसे पहले तो यही हुआ कि जो सीमा पर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, सीमा प्रबंधन जो करते हैं, उस पर क्या सहमति बनी? क्योंकि देखिए, भारत और चाइना के बीच में विभिन्न एरियाज़ में डिस्प्यूट है। लद्दाख में है, सिक्किम में भी बताता है ये चाइना, अरुणाचल प्रदेश में भी बताता है। तो कहीं न कहीं जो सीमा प्रबंधन है उसको किस प्रकार से किया जाए, तो दोनों देशों ने ये बात बोली कि जो सीमा प्रबंधन है उसको इस तरह से करेंगे कि निष्पक्ष हो, तर्कसंगत हो और परस्पर स्वीकार्य हो। इस प्रकार का होना चाहिए कि जो भी सीमा प्रबंधन जिस भी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं वो एक दूसरे को लोगों को स्वीकार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि चाइना वालों ने उधर की साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया बॉर्डर के ऊपर, तो भारत को कैसे स्वीकार्य होगा? तो हम सीमा मैनेजमेंट इस प्रकार से करेंगे कि निष्पक्ष होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए और साथ-साथ में परस्पर रूप से एक दूसरे देशों को स्वीकार्य होना चाहिए। इसके ऊपर सहमति व्यक्त की गई, हाँ, हम लोग इस प्रकार का प्रयास करेंगे। अगला ये किया गया कि परामर्श, एक दूसरे से परामर्श करने के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक काम करते हैं, एक विशेषज्ञ समूह और कार्यबल जो है, कार्य समूह जो है, उसको स्थापित कर लेते हैं। हम लोगों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके, कोई भी मगर सीमा मैनेजमेंट में कोई भी समस्या आ रही है, तो उसका तुरंत हल निकाला जा सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट का समूह और एक तरह से कार्य समूह बना देते हैं, ताकि वो दोनों मिल बैठ के बातचीत कर ले उस टाइम। और क्या सीमा मैनेजमेंट के लिए बात करी, तो ये हुई कि जो तनाव को प्रबंधित या तनाव को कम करने के लिए हम लोग जो हमारा मौजूदा राजनयिक या फिर सैन्य स्तर पर जो वार्ता होती है, राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट के स्तर पर और सैन्य अधिकारियों के स्तर पर जो वार्ता होती थी, पहले भी होती थी देशों के बीच में, परंतु कुछ टाइम से बंद थी। तो ये हुआ कि जो हमारे जो तंत्र ऑलरेडी बना हुआ है डिप्लोमेटिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर, अब जो तंत्र है उसको हम लोग वापस से सक्रिय करेंगे और उसका उपयोग करेंगे सीमा पर तनाव कम करने के लिए। देखिए, अगर कुछ भी एनक्रोचमेंट हो रहा, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो डिप्लोमेट बैठ के बात कर ले कि यार हमारी ये समस्या है, सैन्य तंत्र बैठ के बात कर ले कि हमारी तरफ से आपके जो भी ये काम कर रहे हो आप, इसको ये लेके आपत्ति है, ताकि जो तनाव है वो संघर्ष में ना बदल पाए आगे जाके। तो सीमा मैनेजमेंट के लिए ये बात करी गई। और क्या परिणाम है यात्रा के? अब ये बोला कि संवाद तंत्र जो है, दोनों पक्ष जो है द्विपक्षीय रूप से एक तरह से डायलॉग बंद कर दिए थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि वापस से जो हम लोग जो डायलॉग करो तंत्र था हमारा संवाद का, उसको फिर से एक्टिव करते, है ना? और ये जो बात है कि 2026 में पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पर उच्च स्तरीय तंत्र भी शामिल है। मतलब आप ये करिए कि हमारी साइड से भी विजिट्स होंगे आपकी तरफ, आप भी यहाँ आइए और हम लोग जो डायलॉग्स हैं उसको वापस से शुरू करते हैं। डायलॉग करेंगे तभी हमारे बीच में जो द्विपक्षीय समस्या है उनका समाधान हो पाएगा। अब 75 साल के संबंध है। अब क्या है, जब चीन आजाद हुआ था तो भारत और चीन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तो उन संबंधों को लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं 2025 में। तो बात ये की जा रही है कि 2025 में साल भर हम लोग कुछ विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित करेंगे इस प्रकार के। मतलब एक तरह से जो 75 ईयर्स हुए हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को, उसको हम लोग मनाएंगे उत्सव के रूप में, और आपके वहां पे भी कुछ कार्यक्रम कराएंगे, चाइना में भी और इंडिया में भी कराएंगे, ठीक है। हवाई कनेक्टिविटी, अब दोनों देशों के बीच में क्या था, जब तनाव दोनों देशों के बीच में बढ़ गया था तो डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो गई थी। जैसे न्यू दिल्ली से बीजिंग के लिए, शंघाई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो गई थी। इनडायरेक्ट तरीके से जाया करते थे, किसी और देश में जाया करते थे, फिर वहां से फ्लाइट लिया करते थे। तो फिर से ये बात हुई कि हम दोनों देश जो हैं फिर से सीधी उड़ाने जो है, आप मुंबई से शंघाई चले जाइए, मुंबई से बीजिंग चले जाइए या फिर दिल्ली से चले जाइए, उनके बीच में सीधी उड़ानें वापस से शुरू करते हैं। अब सीधी उड़ान अगर शुरू होगी तो वापस से क्या होगा, एक तरह से विश्वास बनेगा दोनों देशों के बीच में, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो होता है वो बढ़ेगा, ठीक है। तीर्थ यात्रा, अब भारत की जो कैलाश मानसरोवर एक पवित्र यात्रा होती है भारत के लोगों के लिए, तो अब ये बात की गई कि 2026 से क्या होंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जितने लोग जाएंगे उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। ये बात भी भारत की उसमें निकल के आई, क्योंकि कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत जो है, चीन का स्वायत्त क्षेत्र वहां पर है। तो बात ये की गई कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दायरा बढ़ाएंगे, मतलब लोग और भेजेंगे वहां पर, ठीक है। और क्या, भारत और चीन के बीच में
बहुत सारी नदियां हैं जो दोनों देश शेयर करते हैं, ब्रह्मपुत्र उसमें से एक प्रमुख है। तो बात ये हुई कि हम दोनों देश जो हैं, सीमा पार जो नदियां हैं, वहां पे एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र जो है उसके स्तर पर सहयोग जारी रखेंगे। साथ साथ में अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आ रही है तो उस दौरान हम लोग हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो होता है उसको शेयर करेंगे। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो अगर चीन वो शेयर करता है तो भारत के लिए लाभदायक होगा कि भारत के जो निचले क्षेत्र है, भारत वहाँ पे क्या करेगा, अगर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो भारत अपने लोगों को वहाँ से निकाल लेगा, बाढ़ की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। तो यही एक सहमति बनी कि हम लोग जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसको शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब सीमा व्यापार की बात करी जाए, दोनों देश जो है वो 3 दर्रों के माध्यम से व्यापार करते हैं। लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में, शिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल में है, और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। तो ये बात की गई कि जो हम लोगों ने इन दर्रों के माध्यम से जो व्यापार बंद कर दिया था या कम कर दिया था, हम वापस से इसको एक्टिवेट करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध जो है या फिर आर्थिक संबंध है उनको और बेहतर तरीके से बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो हमने जो हमारी आज की जो 4 प्रमुख न्यूज़ थी उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। तो पहली हमारी खबर है अन्य सुर्खियों में, वो खबर है संसदीय सलाहकार समिति के बारे में, यानी कि पीसीसी के बारे में। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री जो है उन्होंने आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति जो है उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करी। वो जिसने भी करी वो हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है कि संसदीय सलाहकार समिति जो है वो क्या है वास्तव में, उसको देखते हैं। तो देखिए जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उसका एक प्रमुख कार्य यह होता है कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 जो है उसके तहत सलाहकार समितियों का गठन करता है। कौन करता है? तो सबसे पहली बात तो ये होगी जो संसदीय सलाहकार समितियां हो गई उनका गठन कौन करेगा? संसदीय कार्य मंत्रालय। और किस एक्ट के तहत करता है? तो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम जो है 1961 के उनके तहत करता है। अब इन समितियों का उद्देश्य क्या होता है? देखिए उद्देश्य इनका ये है कि जो सरकार की जो भी कार्य प्रणाली चल रही है, कोई भी मंत्रालय हो गया या भारत सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है, उसके बारे में सांसद जो है उनके बीच में जागरूकता पैदा करना कि हम इस मंत्रालय के स्तर पर ये काम कर रहे हैं, है ना। या सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनमें सरकार तथा जो विभिन्न सांसद हैं उनके बीच में एक तरह से विचार विमर्श और डायलॉग जो है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। एक लक्ष्य हो गया इनका। अब देखिए जो संरचना है संसदीय समितियों की, इसका निर्णय तो सरकार करती है, परंतु इसमें ये क्राइटेरिया डाला हुआ है कि न्यूनतम संख्या होगी 10 और अधिकतम संख्या कितनी होगी? 30 सदस्य हो सकते हैं एक संसदीय समिति में, ठीक है। और अब इनकी सदस्यता कौन लेगा? तो देखिए ये स्वैच्छिक आधार पर होती है कि संसदीय सलाहकार समितियां जो है उनकी सदस्यता कौन लेना चाह रहा है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इनका गठन किया जाता है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत किया जाता है, और न्यूनतम 10 मेंबर, अधिकतम 30 मेंबर, और डायलॉग को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी एडिशनल जज के बारे में, यानी कि अपर न्यायाधीश के बारे में, है ना। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने जो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय है वहां पर एक एडिशनल जज की नियुक्ति करी है। तो क्या है एडिशनल जज की नियुक्ति कब होती है? तो देखिए क्या है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान तो किया गया है, अनुच्छेद 224(1) में किया गया है। परंतु ये क्या है, किस वजह से इनकी नियुक्ति की जाती है एडिशनल जजेस की? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि वहां पे कार्यभार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर जो केसेस है वो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गए हैं, या फिर जो वर्तमान में जो वहां पे जज है वो किसी कारणवश कार्य नहीं कर पा रहे, हो सकता है छुट्टी पर, किसी की तबीयत खराब हो रही हो, या अपने कर्तव्यों का किसी भी कारण से पालन नहीं कर पा रहे, तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो एडिशनल जज की नियुक्ति कर सकते हैं उस हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है, है ना। तो उच्च न्यायालय में कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति, ठीक है। और कारण मैंने आपको बता ही दिए, कार्यभार, लंबित मामले, और क्या हो गया अगर कोई अनुपस्थित है या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा, परंतु वो मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के होता है। नियुक्ति करने वाला व्यक्ति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। और इसका जो संवैधानिक प्रावधान है
वो 224(1) जो है उसके अंतर्गत दिया गया है। नियुक्ति की प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है, अब जो नियुक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो अनुमोदित करता है और भारत के राष्ट्रपति फिर नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है। और अधिकतम एडिशनल जज कितने साल के लिए रह सकता है? 2 साल के लिए। राष्ट्रपति वो निर्धारित करते हैं कि कितने साल के लिए रहना है, परंतु मैक्सिमम जो है वो 2 साल के लिए रहेगा, ठीक है। अगला क्या है? ऐसा न्यायाधीश 62 ईयर्स के बाद नहीं रह सकता, क्योंकि 62 ईयर जो है वो हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज होती है, तो 62 ईयर्स के बाद वो वहां पे नहीं रह सकता, ठीक है। समझ में आ गया एडिशनल जज की नियुक्ति कब होती है और कौन करता है? ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, है ना। अगला बात करते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में। तो देखिए ये क्यों न्यूज में आया है कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज जो है NABL जो है ने एक नया मेडिकल ऐप जो है, एप्लीकेशन पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है, इसलिए न्यूज में आया है। तो ये जो NABL संस्थान है ये एक्चुअली ना क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके अंतर्गत कार्य करता है, परंतु हमारा एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, क्या है? तो देखिए इसकी स्थापना सबसे पहले तो 1996 में की गई थी, और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 का, उसके तहत एक स्वायत्त NGO गैर लाभकारी संगठन है उसके रूप में इसको पंजीकृत किया गया है। अब इसकी स्थापना किसने करी थी? भारत सरकार। और जो इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि एसोचेम हो गए, फिक्की हो गया, CII हो गया, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो गए, ये जो सारे संघ है भारतीय के जो उद्योग है उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से। तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस संस्थान की इस परिषद की स्थापना की गई थी, क्या? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना। और ये किसके नोडल एजेंसी विभाग के रूप में काम करता है, मतलब इसका नोडल विभाग क्या है? तो देखिए भारत सरकार का जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है वो इसका नोडल विभाग है, किसका? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब इसके जो सदस्य है या फिर अध्यक्ष है, नियुक्ति कैसे होती है? तो देखिए जो इसकी जो शासी परिषद होती है, जिस पूरे इसके कार्य को देखती है, उसमें लगभग 39 मेंबर होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को रिकमेंडेशन जाता है, इंडस्ट्रीज के जो लोग होते हैं वो रिकमेंडेशन भेजते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। इसी बात पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे देखते हो क्या है। अब इसका कार्य क्या है? नाम से दिख रहा है भारतीय गुणवत्ता परिषद, तो क्या करेगी? ये गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगी, इतना ध्यान रखिए। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आया था ये 2017 में आया था। पहला स्टेटमेंट है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। क्या बात है? सत्य है, सत्य बात है, ठीक है। हमने अभी देखा कि एसोचेम, फिक्की, CII इन सब ने मिलकर और भारत सरकार ने मिलकर इसका गठन किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संतुतियों या फिर रिकमेंडेशंस हो गया पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये बात भी सत्य है, हम लोग देख चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति करते हैं और उद्योग की साइड से रिकमेंडेशन आता है, ठीक है। तो सही हमसे पूछा गया था, तो दोनों हमारे सही होंगे। आंसर नंबर C हम उसके साथ जाएंगे, और 2017 में इसको पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है हमारी? अगली न्यूज है हमारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है उसके बारे में, कि इस बोर्ड का संगठन क्या है। तो ये संगठन क्यों न्यूज में है? ये न्यूज में इसलिए आया कि इसने कपास के ऊपर जो आयात पर जो सीमा शुल्क लगा करता था उसमें छूट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। किसने? CBIC ने। हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया था उसमें एक पढ़ा था कि भारत सरकार ने लोक हित को ध्यान में रखते हुए जो कपास के आयात पर कृषि विकास एवं अवसंरचना जो उपकर लगा करता था उसको माफ कर दिया था, उसको हटा दिया। तो उसी के एवज में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परंतु अभी हमारा जो काम का है इस न्यूज में वो ये है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है CBIC, वो वास्तव में क्या है? तो क्या है इसका मुख्यालय? सबसे पहले बात करें, नई दिल्ली में।
नाम से ही दिख रहा कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित ये कार्य करेगा आपका ना। तो स्थापना कब होती है? एक अधिनियम के माध्यम से 1963 में स्थापना होती है। यानी कि ये जो संगठन है, बोर्ड जो है, ये एक तरह से वैधानिक संस्था या फिर सांविधिक संस्था है, ठीक है। और इसका पहले कुछ नाम और था, जैसे कि इसका नाम पहले था केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड इसको कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम चेंज करके रख दिया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है? देखिए, सीमा शुल्क हो गया आपका, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, जीएसटी हो गया, से संबंधित नीतियां बनाइए, का निर्माण कीजिए और उनका क्रियान्वयन कीजिए। ये सीबीआईसी का काम है। अब आप ये बताइए, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? साथ साथ में आप कमेंट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस भी आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ में क्या है कि तस्करी जो होती है उसके रोकथाम के लिए भी काम करता है। मतलब देखिए, तस्करी जो होती है वो बॉर्डर के माध्यम से ही होगी। अब बॉर्डर पे सीमा शुल्क का काम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो हो गया या केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी जो हो गया, वो उन सबको और मादक पदार्थों से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य है वो भी सारा ही दिखता है। मतलब तस्करी से संबंधित चीजों को भी ये दिखता है, क्योंकि बॉर्डर के माध्यम से जनरली तस्करी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ये सुना होगा कि एयरपोर्ट पे कोई आ रहा था और वो अपने बेल्ट के अंतर्गत या फिर पैंट के अंतर्गत बहुत सारा सोना बांध के लिया है। तो वहां पे उस कौन सा अधिकारी उनको देखने के लिए आते? यही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सेवा शुल्क बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले, वो वहां पे जाके उन सब चीजों को देखते हैं। तो तस्करी को रोकथाम का भी इनका कार्य होता है जनरली। आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICSSR, ठीक है। ये क्यों न्यूज में आया? देखिए, हाल ही में ये हुआ कि महाराष्ट्र चुनाव जो हुआ था उससे संबंधित जो डेटा है उसमें हेरफेर के आरोप के मामले में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS को नोटिस जारी किया है। इस संस्थान ने, किसने? ICSSR ने, उसने जारी किया है। तो देखिए क्या था, ये CSDS ने महाराष्ट्र चुनाव के बीच में पहले कुछ बात करी थी अभी थोड़े दिन पहले, और वर्तमान में ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने वो गलती से बोल दिया था कि वहां पे हेरफेर हुआ है या फिर डाटा कुछ और था। तो जो इनका संगठन है, उच्चतर संगठन है, उसने उसको नोटिस जारी किया कि ना, आप इस तरह से काम क्यों कर रहे हो? अगर ये बात है तो आप डाटा को पहले से ही क्रॉस वेरीफाई करके आपको काम करना चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पे इस न्यूज में वो ये है कि हम इस संगठन के बारे में जाने, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में। तो जानते हैं क्या है? तो देखिए, सामाजिक और मानविकी विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च संस्था क्या है? ये संगठन ICSSR, ठीक है। स्थापना हुई इसकी 1969 में, और जो भारत सरकार का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है। इसका देखिए नाम क्या है? सामाजिक और मानविकी विज्ञान में अनुसंधान करना। तो जो सामाजिक मुद्दे हो गए या सामाजिक समस्याएं, चुनौतियां हो गई, उनको समझना और उनका सुझाव देना, उसके समाधान के लिए प्रयास करना, ये संगठन का मुख्य कार्य है, ठीक है। और साथ ही राष्ट्र के विकास हेतु पहले योजनाओं के माध्यम से नीति निर्माताओं और हितधारकों में शोध आधारित समाधान प्रदान करता है। मतलब ये बात है कि देखिए, सामाजिक समस्या हो गई या मानवीय की कुछ समस्या होगी, उनके लिए अगर सरकार को कोई नीति बनानी है तो डाटा कहाँ से वो लेगा? इस संगठन से। अगर उस नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ, उसका लाभ हुआ नहीं हुआ, उसका एनालिसिस कौन करेगा? यह संगठन करेगा, ठीक है। तो शोध आधारित काम करता है सामाजिक और मानवीय विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी ताड़ के वृक्ष के बारे में, कि ताड़ का वृक्ष जो है, या फिर इसको बोलते हैं पल्मायरा ट्री जो है, उसके बारे में। तो देखिए, हाल ही में एक न्यूज ये आया है कि जो पल्मायरा ट्री है, ताड़ का वृक्ष जो, देखिए बहुत लंबा होता है, इसका तना बहुत लंबा होता है, और ऊपर जाके फिर इसमें एक तरह से, आप लोगों ने अगर नारियल का पेड़ देखा होगा ना, तो उस प्रकार के ताड़ का पेड़ है ना। तो अब ये बात ही की जा रही है कि जो ये ताड़ का वृक्ष है, एक तो जो आकाशीय बिजली गिरती है ऊपर से, उस बिजली को रोकने के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, ऐसी बात निकल के आई है। दूसरी बात ये निकल के आई कि जो लीन सीजन होता है, आकाशीय बिजली तो हर टाइम नहीं गिरती है ना, बारिश के टाइम ही गिरेगी।
तो जब लीन सीजन होता है तो उसमें जो ये जो ताड़ का वृक्ष है, तो ये हाथी जो है उनके लिए आहार के स्रोत के रूप में भी काम करता है। तो हम ताड़ के वृक्ष के बारे में ही जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, कौन सी मिट्टी इसको जरूरत होती है। तो देखिए, ताड़ के वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जो है वहां का स्थानिक वृक्ष है, यानी कि वहां का नेटिव है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का नेटिव नहीं है, ये फिर अफ्रीका का स्थानीय है। और तमिलनाडु जो है उसका राजकीय वृक्ष है, यानी कि स्टेट ट्री है ताड़ का वृक्ष। तो ये दो बात इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका का स्थानीय है और स्थानिक है, और तमिलनाडु का राज्य वृक्ष है। अगली बात करते हैं, अब इसको उगने के लिए कौन कौन सी मृदा चाहिए होती है। देखिए, मृदा के बारे में कोई खास नहीं है, ये किसी भी मृदा में लगभग उग सकता है। तो याद रखने वाली इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हर प्रकार की मृदा में ये उग सकता है। वर्षा की बात करें कितनी चाहिए इसको, तो लगभग 750 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पे उगता है। मतलब इसको बहुत बारिश की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसका उपयोग क्या है, जैसे ये बात निकल के आई है कि जो ताड़ का वृक्ष है इसका हर हिस्सा जो है वो उपयोगी है। कोई हिस्सा इसका घर बनाने के काम आता है, कोई दवा के काम आता है, कोई छाया के काम आता है, कोई भोजन के काम आता है। तो ये हर तरह से उपयोगी है। तो इसलिए इसे भारत के सबसे संसाधन युक्त वृक्षों में से एक माना जाता है। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है, अफ्रीका का नेटिव है और तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगली न्यूज है हमारी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF। ठीक है। तो ये न्यूज क्या आई है, देखिए हाल ही में इंडियन ऑयल जो है उसने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की आपूर्ति के लिए एयर इंडिया जो है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOU साइन किया है। तो हमारा ये न्यूज में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वास्तव में है क्या। तो देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वर्तमान में जो हम लोग यूज करते हैं पारंपरिक रूप से एविएशन टरबाइन फ्यूल जो यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में, ATF जिसको बोलते हैं, जेट फ्यूल जो उसको बोलते हैं, उसके लिए एक तरह से वैकल्पिक ईंधन का साधन ये बनने जा रहे हैं। तो जेट के लिए वैकल्पिक ईंधन होगा। और जब ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ऐसा ये है कि इसकी उपलब्धता के आधार पर इसको मिक्स किया जाएगा इसके साथ में, एविएशन टरबाइन फ्यूल के साथ में। जैसे कि इथेनॉल सम्मिश्रण की बात हो रही थी पेट्रोल और डीजल में, उस तरीके ये है कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है जो कि एयरप्लेन में के काम आता है, उसमें ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिक्स किया जाएगा। और अगर इसकी उपलब्धता ठीक ठाक है तो 50% तक इसको कर सकते हैं। अब जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो बनता कैसे, देखिए इसको बनाने के लिए जो आपको एक तरह से क्या चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। मकई के दाने यानी मक्का के दाने चाहिए, तिलहन, शैवाल, खाद्य अवशेष के वसा, तेल, ग्रीस, कृषि अवशेष, वानिकी अवशेष, लकड़ी मिल अपशिष्ट इत्यादि। मतलब ये है कि ये जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है ये आपका जो एरोप्लेन से जो उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, उसको कम करने के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि ये जो बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है वो हम लोग इसमें से देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो बायोमास का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बायोमास का उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वायु परिवहन से होने वाला एमिशन है उसको ये कम कर सकता है। और सरकार ने ये बोला है कि 2027 से इंटरनेशनल एयरलाइंस जो भी होंगी उनको जो फ्यूल बेचा जाएगा, जेट फ्यूल जो उनको बेचा जाएगा, यानी कि ATF जो उनको बेचा जाएगा, उसमें 1% SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिलाना अनिवार्य है। ये बात बोल दी गई है, 2027 से ऐसा होगा। आगे बात करते हैं, अब रक्षा उत्पादन का निजीकरण, ये न्यूज है हमारी। देखिए इसमें क्या है, अब ये हो रहा है कि हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका वो लगातार बढ़ रही है, इस तरह इस न्यूज में आया है। तो ये आया है कि निजी क्षेत्र जो है वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड 22.56% की हिस्सेदारी रखता है। मतलब भारत का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है 2024-25 में, उसमें से निजी क्षेत्र से कितना आया है, लगभग 22.56%, 22.5 पॉइंट इसको लगभग मान सकते हैं।
और ये तीसरा साल है जब निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। तो भागीदारी बढ़ी है तो इसका लाभ है, और भारत सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रखी है, इसलिए बढ़ी है भागीदारी बढ़ी है निजी क्षेत्र की डिफेंस प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले वही बात करते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू करी है कि निजी क्षेत्र की जो है भागीदारी भारत के डिफेंस प्रोडक्शन में बढ़े। देखिए, भारत का डिफेंस प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग हमारी जो डिफेंस की आवश्यकता है वो मैक्सिमम अन्य देशों से आयात करते हैं। तो अगर आपको एक सुपर पावर बनना है या रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करनी है, तो डिफेंस प्रोडक्शन जो है, रक्षा उत्पादन जो है, उसमें आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और इसी के लिए भारत सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है और निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दे रही है कि आप भी हमारे देश में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दीजिए। अब बात करते हैं कौन कौन सी सरकार ने योजनाएं शुरू की है। तो आईडेक्स यानी कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार कर सकते हैं आप। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना शुरू की है। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स यानी कि आदिति योजना शुरू की गई है ना। प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड TDF शुरू किया है। मेक इन इंडिया योजना के तहत भी ये बात की गई कि डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। और सकारात्मक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन की सूचियां बनाई गई है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो और निजी क्षेत्र है वो बना सकता है। तो ये भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू कर रही है, लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए डिफेंस जो प्रोडक्शन है उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत में बढ़ रही है। परंतु एक आंकड़ा और आया है, वो आंकड़ा है कि जो वर्ष 2024-25 है उसमें अगर कुल रक्षा उत्पादन की बात करी जाए तो डिफेंस सेक्टर के सार्वजनिक उपक्रम जो है, PSUs जो है डिफेंस सेक्टर की, उनकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, यानी कि 57.5% की हिस्सेदारी किसकी है, आपके जो डिफेंस सेक्टर के PSU है उनकी, किसमें, डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये न्यूज़ हमने कवर की थोड़ी। अब हमारी जो जितनी भी न्यूज़ इन शॉर्ट था वो सारा कवर हो चुका है। अब हम लोग एक सुर्खियों में रहा स्थल है उसकी बात करते हैं। तो सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा कनाडा। ठीक है, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये ओटावा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये मिलता है और कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, मतलब इसके आसपास कौन कौन सी जलराशियाँ हैं और कौन कौन से देश हैं। तो देखिए, न्यूज़ में क्यों आया कि कनाडा में हाल ही में इतिहास की दूसरी सबसे भीषण वनाग्नि यानी कि वाइल्ड फायर जो है वो वहाँ पे नोटिस करी गई, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है, बात सीधी सिंपल सी है। पूर्व में इसके क्या है, अटलांटिक सागर देख सकते हैं आप, पूर्व में अटलांटिक है, पश्चिम में पैसिफिक है, नॉर्थ में आर्कटिक है। ठीक है, ये हम देखा कि पूर्व में आपका अटलांटिक, पश्चिम में पैसिफिक और उत्तर में आपका आर्कटिक। पड़ोसी की बात करें तो इसका कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका पड़ोसी है। और दुनिया की सबसे बड़ी अगर स्थलीय सीमा है तो वो अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, समुद्री सीमाएं की बात करें तो फ्रांस का एक जगह है सेंट पियारे और मैकेलोन, उसके साथ ये शेयर करता है। डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है उससे इसकी समुद्री सीमा लगती है। आगे देखते हैं और इस न्यूज़ में क्या है। अब भौगोलिक विशेषताओं की अगर इसकी बात करें तो क्या है, क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश तो पहला भी कोई होगा, तो पहला आपका क्या है, रूस। अब तीसरा कौन है आप ये बताइए मुझे कमेंट्स में एक बार ना। स्थलाकृतियां की बात करें तो देखिए यहाँ पे आर्कटिक टुंड्रा, विशाल बोरियल वन, रॉकी पर्वत है, उपजाऊ घास के मैदान इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। ये रॉकी पर्वत रहा आपका, ठीक है, इसके वेस्टर्न तट पर है। अगली बात करें ताजा जल की अगर बात करें तो कनाडा की झीलें और नदियां दुनिया में लगभग 20% ताजे जल का भंडार है। मतलब जो ताजा जल पूरी दुनिया में जो अवेलेबल है उसमें से 20% झीलें और नदियां कनाडा की जो है उसमें ही अवेलेबल है। ग्रेट लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, 5 ग्रेट लेक्स है जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। इसमें तो प्रॉपरली दिख नहीं होगा, ये ग्रेट लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रेट लेक्स 5 है। इसको याद रखने का तरीका एक है, वो तरीका ये है कि आप याद रखिए होम्स के नाम से।
कि 5 ग्रेट लेक्स के नाम जो है उनको एक शॉर्ट टर्म है होम्स। एच में क्या आएगा? होरून, ठीक है। ओ में क्या आएगा? आपका ओटीरियो, ठीक है। एम में क्या आएगा? मिशिगन। ई में क्या आएगा? इरी। और एस में क्या आएगा? सुपीरियर। तो होम्स के नाम से याद रखिए कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में 5 ग्रेट लेक्स हैं और उनका शॉर्ट टर्म है होम्स। होम्स यानी कि होरून, ओ ओटीरियो, ओंटारियो, एम यानी कि मिशिगन, ई यानी कि इरी और एस यानी कि सुपीरियर। और अगर बात की जाए तो जो मिशिगन झील है वो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित है, बाकी जो सारी की सारी है वो बाउंड्री पे स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है आज के। तो आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको इनका आंसर बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन रहे आपके सामने, इन क्वेश्चनों को आप देखिए आप लोग। जो हमने आज पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, अलग से कुछ नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो कितना लाभदायक है आपके लिए, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अन्यथा तो हम लोग पढ़ते जाते हैं और फिर उसको यूज़ नहीं कर पाते कि हमने जो नॉलेज सीखा है उसका कितना यूज़ हम लोग कर सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस में। ठीक है, तो आज हमने जो 20 अगस्त की जितने भी महत्वपूर्ण खबरें थी उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी। और उम्मीद है कि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी में ये सेशन लाभदायक होगा और ऐसे ही न्यूज़ टुडे के अन्य सेशन के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।